2024 was the worst year for Ethereum, honestly. But at the same time, this makes Ethereum the most attractive bet. Ethereum उनमें से शायद ना आए आपकी लिस्ट में कि इतने ट्रांजेक्शन फीस क्यों नहीं, बट जैसे ही मैं कोई क्रूशियल डिजिटल एसेट की बात करता हूँ तो इथीरियम के बियॉन्ड सोचना मुश्किल लगता है. अभी नैरेटिव ये चल रहा है कि इथीरियम के पास कोई भी मोट नहीं है मार्केट में. इस टाइम पे अंडर वैल्यूड कौन सा एसेट है, और मुझे नहीं लगता इथीरियम से ज़्यादा कोई है. एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि यार इट्स हाई टाइम कि विटालिक ऑल्सो शुड बी मोर वोकल अबाउट इट. विटालिक की सिंस एक इमेज बहुत ब्लरी हो गई है एंड वो उतने अच्छे से मार्केट नहीं कर रहे अब इथीरियम को जितने वो पहले करते थे. आई डोंट नो उसके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, किस तरफ हैं. एक बहुत बड़े हेज फंड का आर्टिकल आया था कि इथीरियम इज डाइंग और स्लो डेथ, ऐसा कुछ करके. ये सारे नैरेटिव बदल जाएंगे अगर कल इथीरियम 25% बढ़ जाए. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू इकोनॉमी शो. एंड आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन तो बढ़ गया, बट जो बिटकॉइन के बाद सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि है इथीरियम, वो इतना शांत क्यों है. सो इसको आंसर करने के लिए वी हैव आवर एक्सपर्ट मिस्टर बंदुल. एंड बंसल साहब, थोड़ा इस पे रोशनी डालिए कि इथीरियम के साथ चल क्या रहा है. यार इथीरियम 2024 वाज द वर्स्ट ईयर फॉर इथीरियम ऑनेस्टली, क्योंकि जितने मेजर प्रोजेक्ट्स थे क्रिप्टो के, है ना, वेब3 के, उन सब ने ऑल टाइम हाई टच किया. और इथीरियम में जिसने ऑल टाइम हाई टच नहीं किया, दो इट वाज वेरी क्लोज, $4,000 जाकर आया, $4,000 क्रॉस किया, बट देन इट रिकरेक्टेड. और अगर आप इथीरियम इस टू BTC के टर्म्स में देखोगे तो इट्स ट्रैश्ड. इनफैक्ट इथीरियम इस टू सोलाना भी अगर आप देखोगे ना तो भी इथीरियम इज ट्रैश्ड, कि सोलाना ने रौन दिया इथीरियम को. बिटकॉइन ने तो चलो रौंदा ही रौंदा. तो क्या ये नैरेटिव जो था सोलाना का इथीरियम किलर, वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है उसके लिए? नहीं यार, वो वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि अब अच्छा मैं ये देखूंगा कि दो पर्सपेक्टिव देखते हैं कि इथीरियम इज टू सोलाना. इथीरियम सोलाना का जो चार्ट है वो बहुत बुरा है, फॉर राइट है, पर सोलाना को अभी भी 4-5x मारना पड़ेगा इथीरियम के मार्केट कैप पे पहुंचने के लिए. तो क्या हम ये समझ रहे हैं कि इथीरियम यही रहेगा और सोलाना इन रिस्पेक्ट टू इथीरियम 4-5x मार लेगा, जो मुझे लगता है कि वेरी अनप्रॉबेबल है. फॉर मी मुझे लगता है कि दिस इज़ जस्ट बियर मार्केट थिंग, और इस बियर मार्केट में सम हाउ इथीरियम का वो निकल के आया कि बेचारा इथीरियम इज द स्केपगोट जो अभी तक बाउंस नहीं करा है. बट एट द सेम टाइम दिस मेक्स इथीरियम द मोस्ट अट्रैक्टिव बेट. अगर मेरे को अभी वेब3 में रिस्क इज टू रिवॉर्ड में अट्रैक्टिव, मतलब जब मैं अट्रैक्टिव बोल रहा हूँ मैं रिस्क इज टू रिवॉर्ड के अट्रैक्टिव बोल रहा हूँ. एंड कि सबसे ज़्यादा इस टाइम पे अगर कुछ अट्रैक्टिव है वेब3 के मार्केट में तो वो बिटकॉइन नहीं है फॉर टाइम बीइंग. अभी के लिए शॉर्ट टर्म में कह रहा हूँ, नॉट 10 साल के होराइजन में अभी भी बिटकॉइन ही है. बट अगर मेरे को 1-1.5 साल का होराइजन हो, 6 महीने का होराइजन हो, तो इथीरियम मेरे को लग रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड में बहुत सही बैटर है. बिकॉज इथीरियम जा के नहीं रहा. प्रॉब्लम क्या है कि इथीरियम हारा कहाँ पे, इथीरियम नैरेटिव की लड़ाई हार गया. ओके कैसे हार गया कि बिटकॉइन ने एक नैरेटिव बना लिया स्टोर ऑफ वैल्यू का बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि माइकल सेलर जैसे लोग हैं, है ना, माइक्रो स्ट्रैटेजी अब बिटकॉइन खरीदने को रेडी है किसी भी रेट पे, राइट. जो कंट्रीज़ हैं, एल सल्वाडोर जैसी कंट्रीज़ हैं या और भी जब कंट्रीज़ आ रही हैं, वो बिटकॉइन को खरीदने को रेडी हैं किसी भी रेट पे, क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात करी थी, अगर पहले पॉडकास्ट में, कि उनके लिए बिटकॉइन का रेट रेलेवेंट नहीं है. उनके लिए माइक्रो स्ट्रैटेजी का रेट इस टू बिटकॉइन का रेट रिलेटिव है. कि अगर बिटकॉइन 100K पे है और माइक्रो स्ट्रैटेजी 300 इक्वलेंट ऑफ बिटकॉइन उसके 300K पे कर रहा है, तो वो तो 300K में आगे अपना बिटकॉइन बेच रहे हैं, तो वो तो 100K में खरीद लेंगे जब तक उनका रेट बिटकॉइन के रेट से ज़्यादा है ना, उनको लेवरेज मिल रही है, तो उनके लिए हर रेट सेंस बना रहा है. तो माइक्रो स्ट्रैटेजी के लिए तो बिटकॉइन का प्राइस रिलेवेंट होगा, तो वो खरीदते जाएंगे. एल सल्वाडोर में ट्रेजरी बना रहा है और एक इकोनॉमी बना रहा है ऑन टॉप ऑफ बिटकॉइन, तो उनको तो ये स्टेटमेंट देनी है कि हम बिटकॉइन मैक्सीज हैं. तो वो भी सिंस उनको, उनके लिए बिटकॉइन खरीदना मैटर नहीं करता. जो बिटकॉइन से इकोनॉमी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर पा रहे हैं एज अ कंट्री, उनके लिए वो मैटर करता है. तो वो भी स्टेटमेंट देने के लिए किसी भी रेट पे बिटकॉइन खरीदें, तो बिटकॉइन तो वो वॉर जीत गया. इसीलिए बिटकॉइन को कोई टच नहीं करेगा, बिटकॉइन के कोई आसपास नहीं आएगा, बस वो नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है बिटकॉइन के पास. अब दूसरा नैरेटिव कौन सा है, प्रोग्रामेबल मनी. वो जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं सोलाना ने डीजेंस इकट्ठे करके वहाँ से हो गया. और इथीरियम की ही जो L2s हैं, जिनकी सब ने अपने अपने टोकन निकाल दिए, चाहे वो ऑप्टिमिज्म है, चाहे वो आर्बिट्रम है, चाहे वो पॉलीगन है, सबका ही है. तो कोई टोकन चढ़ रहा है, कोई टोकन गिर रहा है. अब जैसे बेस आ गई मान लो, अब बेस चला रहा है अपना, है ना, प्रोजेक्ट, उनका टोकन नहीं आया दो भी, पर
उस पर कॉइनबेस वाले पीछे लगे हैं, तो कॉइनबेस वाले अपनी सारी एनर्जी तो इथीरियम पे ना डाल करके वो कर रहे हैं। बट मुझे ये लगता है कि ये जो नैरेटिव्स की गेम है ना, वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। कि आज सब लोग फिर ये बात बोलने लगे यार कि इथीरियम के पास तो कोई मोट ही नहीं है। मोट नहीं है का मतलब क्या है कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रोग्रामेबल मनी का अगर आप मोड देखोगे तो वो ले गया, और जो ईथ का इकोसिस्टम था वो ईथ के ही अलग अलग L2s के बीच में बट गया। इस वजह से वो मूव नहीं कर पाया अभी तक। बट एट द सेम टाइम आपको एक मेजर मूव चाहिए एंड ये नैरेटिव्स ब्रेक हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको ये समझाता हूँ। कैसे से आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे हैं जो मूव्स या जिन रीज़न से वो मूव्स आएंगे, अगर आएंगे तो इथीरियम में? ठीक है, तो हम उन मूव्स की बात देते हैं। पहली बात तो मान लो कि अगर इथीरियम ETF में कोई मेजर इनफ्लो आ गया, वो एक मूव हो सकता है। ठीक है, एंड ऑब्वियस है क्योंकि बिटकॉइन ETF सक्सेसफुल हुए हैं तो इथीरियम में पैसा फ्लो कर सकता है बिटकॉइन ETF वाले। वो बिटकॉइन के अलावा तीसरे कॉइन का तो अभी तक प्रैक्टिकली कोई ETF एग्जिस्ट नहीं करता ना। बिटकॉइन के बाद अगर किसी को आज मान लो आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हो, आप कोई मैनेजमेंट फंड हो, आप वैनगार्ड हो या आप ब्लैक रॉक हो, तो एज वैनगार्ड आपने बिटकॉइन ETF से पैसे बना लिए। अब आप कह रहे हो यार थोड़ी सी लेवरेज बेट लेते हैं, बट अगेन अब आप ये तो नहीं करोगे ना कि सोलाना खरीद लोगे, वहाँ से पैसा विड्रॉ करके उसको Web3 में ले जाओगे। वो बंदे ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि वो मनी अलग है। अब जो ETFs में जो ये वाला पैसा आ रहा है ना, जो इंस्टीट्यूशनल मनी है, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी कि वो एक ETF से दूसरे ETF चली जाएगी। ETF से वॉलेट्स में नहीं आ जाएगी, DeFi पे नहीं आ जाएगी। तो उनके पास लेवरेज्ड बेट लेने के लिए क्या ऑप्शन बचता है? इथीरियम तो एक मेजर स्टेक हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल मनी का नेक्स्ट रास्ता इथीरियम की तरफ खुल जाए। वो नए डोर्स खुल जाएगा जो भी कोई और नहीं कर पा रहा। दूसरा है कि ब्लॉक वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि आज के टाइम में अगर मुझे मान लो मैं सोचता हूँ कि मैं एक बहुत ही हाई वैल्यू NFT कलेक्शन लॉन्च करूँ, ठीक है, मैं उसे किसी और चेन पे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो उनका सबसे बड़ा मोड क्या है, सोलाना का मोड क्या है कि ट्रांजैक्शन फीस कम है। ऑप्टिमिज्म का मोड क्या है? ट्रांजैक्शन फीस कम है। एक हाई वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी डिजिटल एसेट के लिए तो वो है ही नहीं। वो तो सबसे सिक्योर और सबसे ट्रस्टेड ब्लॉक के ऊपर अपने आप को रखना चाहेगा ना। कि अगर मैं आज $1 मिलियन का NFT लॉन्च करना हो तो $50 फीस है कि $100 फीस है, मैटर नहीं करता मुझे। एग्जैक्टली। बल्कि मैं वो चाहूँगा कि यार ये सबसे सिक्योर, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड और सबसे ज़्यादा बैक्ड जो L1 है, जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, जो कभी शट डाउन नहीं हुई, जिसके फाउंडर की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है मार्केट में, है ना, तो मैं इस वाली ब्लॉकचेन पे करना चाहूँगा। तो मेरे पास इथीरियम ही ऑप्शन बचता है। तो जो ट्रस्टेड लोग ये नहीं समझ पा रहे, जो ट्रस्टेड डिजिटल एसेट्स हैं उनके लिए ऑप्शन ही नहीं है। अब आप इसमें सोचिए कि कोई और है? कोई भी नहीं है। मीम कॉइन्स के लिए आप सोच सकते हो यार कि अच्छा बेस पे जाऊँ, बेस वाले बढ़िया नैरेटिव बना रहे हैं, कि सोलाना पे जाऊँ, कि BNB पे जाऊँ। उसके लिए आपके पास 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं मीम कॉइन के लिए, और इथीरियम उनमें से शायद ना आए आपकी लिस्ट में कि इतने ट्रांजैक्शन फीस क्यों रहेगा। बट जैसे ही मैं कोई क्रूशियल डिजिटल एसेट की बात करता हूँ तो इथीरियम के बियॉन्ड सोचना मुश्किल लगता है। ट्रू, राइट। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव हो सकता है कि अगर एक डिजिटल एसेट फट गया इथीरियम के ऊपर तो इथीरियम पे दोबारा आ जाएगी। दूसरी बात है, दिस रैली में अब सिंस इतनी स्क्रूटनी और इतना सब कुछ हो गया, और तो DeFi दोबारा वेव्स बना रहा है कि DeFi विल कम बैक, DeFi विल कम बैक। DeFi में तो OG भी इथीरियम है, इसीलिए आप देखोगे आवे बाउंस कर रहा है बहुत ज़्यादा, कंपाउंड बाउंस कर रहा है बहुत ज़्यादा, टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे रीजन क्या है वैसे ये DeFi के वापस बाउंस बैक होते हुए देखने का? यार क्योंकि और कोई तरीका नहीं है वैल्यू एक्सचेंज का, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें चेक हो गई। इंस्टीट्यूशनल मनी ETF वाले रूट पे चली गई, ठीक है। जो बाकी चेंज पे जो DeFi बन रहा था या जो इकोसिस्टम बन रहा था वो उतना ट्रस्टवर्दी नहीं बन पाया। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में कुछ रेगुलेशन कुछ सही से आ नहीं पाया, मॉडल बन नहीं पाया अभी तक भी। वो जो क्वेश्चंस पहले दिन थे वो आज भी हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, और अकाउंट ब्लॉक होने से लेकर के फंड्स फ्रीज करना बढ़ता ही जा रहा है, और वो कई बार रीजनेबल है, कई बार नॉन रीजनेबल भी है, राइट। तो इसलिए लोग DeFi पे दोबारा स्विच कर रहे हैं और DeFi की दोबारा बातचीत होनी शुरू हो गई है। और अगर ये बातचीत बढ़ती रहेगी तो भी मुझे लगता है कि इथीरियम उसको भी कैप्चर कर सकता है एट सम पॉइंट, बिकॉज अगर आप मान लीजिए अगर आपको आज
आपको $5 मिलियन लगाने हैं, फिर आप सोचोगे कि इथीरियम पे $50 लग रहे हैं कि सोलाना पे 10 सेंट लग रहे हैं, $5 मिलियन के पीछे तो नहीं सोचूंगा मैं फिर एनी डे आई विल गो विद द मोस्ट ट्रस्टेड चेन। हाँ, तो अगर फिर वही सेम क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर डीफाई में बिग मनी आई तो वो भी इथीरियम पे जाएगी, और इथीरियम की लिक्विडिटी बाय सम मार्जिन बढ़िया है। तो ये भी एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अगेन मान लो आपको आज आप सोचते हो यार कि ना मुझे कोई भी आवे मुझे करना है। अब आवे आप बोलोगे यार ऑप्टिमिज्म पे भी अवेलेबल है, पॉलीगन पे भी अवेलेबल है, इथीरियम पे भी अवेलेबल है, पर अगर आपको $10 मिलियन का आवे लेना है टोकन, तो और आप सोच रहे हो मैं ट्रांचेस में लूँ 1-1 मिलियन की, तब तक मुझे काउंटर एसेट होल्ड करना है, या तो वो स्टेबल कॉइन होगा या फिर वो इथीरियम जैसा एक एसेट बनेगा जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो वो भी एक नैरेटिव से इथीरियम कैन कम बैक। और दूसरी प्रॉब्लम जो ये लोग कह रहे हैं कि यार इथीरियम टेक्नोलॉजी में पिछड़ गया, ये वही वाला नैरेटिव है जो बिटकॉइन के लिए भी था बट काम नहीं किया ना, कोई स्टोर ऑफ वैल्यू बन गया। वही मुझे लगता है कि एक प्रोग्रामेबल ब्लॉक की जो वैल्यू है कि मुझे इस ब्लॉक के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन को बेसिकली है क्या, ब्लॉकचेन जो है वो अपने आप में क्या है कि वो ब्लॉक्स का वो है, तो हर ब्लॉक के अंदर कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन आ सकती हैं। मैं सबसे ज़्यादा सिक्योर चेन के ऊपर और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड चेन में ही अपनी ट्रांजैक्शन को वो करूँगा, उसे मैं ब्लॉक स्पेस ट्रेजरी बोलूँगा या ब्लॉक स्पेस एसेट बोलूँगा कि मैं उस ब्लॉक की क्या वैल्यू लगा रहा हूँ, उस ट्रांजैक्शन को उस ब्लॉक में डालने की कॉस्ट की क्या वैल्यू लगा रहा हूँ। मुझे लगता है वो इथीरियम का आज भी बहुत ज़्यादा है, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो पीपल विल रियलाइज दिस, और वो वापस आएगा, और जैसे ही इथीरियम थोड़ा सा पंप करेगा ना ये नैरेटिव्स बदल जाएंगे। प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें से डू यू सी इथीरियम द बेस्ट ऑफ एवरी पॉसिबल सोल्यूशन? नहीं, अगर मुझे $20 के मीम कॉइन्स लेने हैं तो मैं $50 की फीस थोड़ी लूँगा, देन सोलाना इज़ बेटर, उस पर डीजेन कम्युनिटी भी है, फीस भी नेग्लिजिबल है। ओके ठीक है, अगर मुझे कुछ और करना है तो वो स्पेसिफिक यूज़ केसेस के लिए मान लीजिए ऑप्टिमिज्म सही है, बेस पुश कर रहा है तो बेस में को लगता है कॉइन बेस का सपोर्ट है तो उस मामले में बेस सही हो सकता है। तो देयर आर सोल्यूशन, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि वो स्पेस नहीं है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी नैरेटिव ये चल रहा है कि इथीरियम के पास कोई भी मोट नहीं है। मैं कह रहा हूँ बाकी सबके पास मोट है, वो नॉन डिनाइबल है, पर इथीरियम के पास भी मोट है विच मेक्स इट, वो मोट अभी मार्केट डिस्कवर नहीं कर रहा है, या सिंस क्योंकि उनको भी ज़रूरत नहीं है। नहीं मार्केट ना यार पता है कैसे कि Web3 मार्केट्स और रेसिप्रोकेट करती है कि प्राइजेस से, कि अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो लोग सोचेंगे अच्छा ये प्राइस क्यों बढ़ रहा है, इसमें क्या अच्छा है, फिर लोग ऐसे, अगर प्राइस गिरेगा तो लोग बोलेंगे ये प्राइस क्यों गिर रहा है, इसमें क्या बुरा है, तो वही नैरेटिव बन जाएगा। तो एक अभी आप देखोगे मेजर इन्फ्लुएंसर्स ये बोल रहे हैं कि यार इथीरियम इज गोइंग टू डाई, इथीरियम इज ऑन स्लो। अभी पीछे किसका एक बहुत बड़े हेज फंड का आर्टिकल आया था कि इथीरियम इज डाइंग और स्लो डेथ, ऐसा कुछ करके। ये सारे नैरेटिव बदल जाएंगे अगर कल इथीरियम 25% बढ़ जाए, और यहाँ से आज इथीरियम कुछ $3500-3600 होगा, मेरे हिसाब से ईजी $7500-8000 तो ईजी है जो इथीरियम को जाना ही जाना है। विद रिस्पेक्ट टू बिटकॉइन 2x मेरे को ईजी दिखता है बट इथीरियम में, इथीरियम BTC के चार्ट पे, एंड मुझे लगता है नियर फोर्सिएबल फ्यूचर इथीरियम विल बी द नंबर 2 एसेट इन Web3 स्पेस। मतलब मुझे नहीं लग रहा कोई नियर फ्यूचर जो सोलाना किलर और ये सब बातें कर रहे हैं, सॉरी इथीरियम किलर एंड सोलाना के लिए और इन सब के लिए बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ नैरेटिव्स हैं, वो होते हुए नहीं दिख रहा मुझे अगले 5-10 साल। ओके, जैसे ये बात बोली जा रही है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये बहुत ही मतलब गलत बात है, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा एक्चुअल में कि रिसर्च पे काम हो भी क्या रहा है। हाँ, सेम बिटकॉइन के लिए भी यही बात हो रही थी। हाँ, जब तक बिटकॉइन बढ़ा नहीं था। हाँ, और इथीरियम के लिए भी हो रहा है, बट इथीरियम में बहुत काम हो रहा है। अगर आप पीछे देखोगे इनका जो लास्ट अपग्रेड आया था उसमें ट्रांजैक्शन फीस और L2 बहुत कम हो गई, इसीलिए सारी L2s इतना ज़्यादा प्रॉस्पर कर पाई। एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि यार इट्स हाई टाइम कि विटालिक ऑल्सो शुड बी मोर वोकल अबाउट इट। मेरे को लगता है कि विटालिक की सिंस एक इमेज बहुत ब्लरी हो गई है एंड वो उतने अच्छे से मार्केट नहीं कर रहे अब इथीरियम को जितने वो पहले करते थे। आई डोंट नो उसके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, किस तरफ हैं, पर एट द सेम टाइम डेवलपमेंट हो रही है बट उसे मार्केट नहीं किया जा रहा उतने अच्छे से। पर डेवलपमेंट हो रही है, मार्केट तो विटालिक नहीं करेगा तो ऑनेस्टली कोई और कर देगा। उतना बड़ा पैरामीटर नहीं, मार्केट अपने आप से उसको कर लेगी इवैल्यूएट। एंड मेरे को लगता है मार्केट की डिस्कवरी ही तुम्हारी बेट होनी चाहिए एज इन्वेस्टर्स।
हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि बढ़ते हुए एसेट पे लगा के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप देखो कि मार्केट में इस टाइम पे अंडर वैल्यूड कौन सा एसेट है, और मुझे नहीं लगता इथेरियम से ज़्यादा कोई है। तो वो वाली गेम है कि विटालिक नहीं कर रहा मार्केट, दैट्स ओके, बट डेवलपमेंट हो रही है ना। सोचो वो भी चेंज हैं जिनके फाउंडर्स उसको मार्केट कर रहे हैं, ट्रॉन जैसी, वाइट ऊपर, उसमें डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं हो रही है ना। मेरे को वो ज़्यादा स्केरी लगता है कि विद रिस्पेक्ट टू इथेरियम, जिसमें डेवलपमेंट बहुत स्पेस पे हो रही है पर उसको कोई मार्केट करने वाला नहीं है। क्योंकि आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है ऐसे प्रोजेक्ट के, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है या आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, मार्केटिंग अभी अच्छी नहीं हो रही क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट डिस्कवर कर ही लेगी। और किसी के शायद वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या था ना यार, जितने भी लोग इथेरियम फाउंडेशन और इथेरियम इकोसिस्टम से जुड़े हुए थे, अब वो किसी ना किसी L2 से जुड़ गए हैं। आप सारे मेजर अकाउंट्स खोल लो जो इथेरियम को सपोर्ट करते थे ट्विटर पे, क्रिप्टो ट्विटर पे, आज उन्होंने अपनी एसोसिएशन किसी ना किसी L2 से बना ली है। तो हर बंदा अपनी अपनी L2 को शिल कर रहा है रादर देन शिलिंग इथेरियम। तो इथेरियम के लिए वोकली कोई बात करने वाला बंदा ज़्यादा बचे नहीं है। वो लोग बात कर रहे हैं L2s की, पर इथेरियम पे काम उतना ही पेस पे हो रहा है, उससे ज़्यादा पेस पे हो रहा है फॉर दैट मैटर। और ये बढ़िया चीज़ भी है बिकॉज नए बंदे आ जाएंगे यार बोलने वाले। आज हम बात कर रहे हैं बिकॉज मार्केट में एक वॉइड है, हमें लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी है तो हम बात कर लेते हैं इस बारे में, राइट। तो सिर्फ हम थोड़ी स्मार्ट हैं, दुनिया में बहुत लोग स्मार्ट हैं। तो बहुत लोग ट्विटर पे भी ये बात करेंगे, बहुत लोग उसके डेवलपमेंट की बात भी करेंगे, तो नई वॉइसेस, नए KOLs बन जाएंगे इथेरियम इकोसिस्टम में। दैट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि इंसेंटिव्स अलाइन हो जाएंगे। तो वो पुराने लोग भी आ जाएंगे वापस, पुराने भी वापस आ जाएंगे टू कैप्चर देयर स्पेस। और वो नैरेटिव्स की गेम ही है यार, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, एक पंप हुआ सारी कहानी बदल जाएगी, फिर इथेरियम हो जाएगी। एंड इथेरियम को अगर पॉजिटिव केस सिनेरियो देखें, अगर उसका ऑप्टिमिस्ट केस सिनेरियो देखें, तो वेयर डू यू सी, मतलब इफ बिटकॉइन इज कांस्टेंट एट दिस प्राइस अराउंड 100K, तो वेयर डू यू सी इथेरियम गोइंग? मेरे को पहली बात तो लग रहा है यार ये भी नैरेटिव गलत है कि बिटकॉइन यहीं रह जाएगा। मेरे को लगता है दिस इज मिड ऑफ द रैली। बिटकॉइन आराम से 150 से 200 के बेयर मिनिमम जाएगा। 150 के तो बेयर मिनिमम दिखते ही, एंड बाकी लास्ट कैंडल का पता नहीं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, पर 150-200 के तो पक्का ही जाएगा, स्टेबल रहेगा वहाँ पे काफ़ी देर। दूसरी बात है इथेरियम 7,500-8,000 तो मेरे को लगता है कि यार आँख बंद करके है, इट्स द ईजीएस्ट बेट है ना। 7,500-8,000 भी मान लो, अब 8,000 तक की तो मेरे को ईजी बेट लगती है। अगर मैं रियलिस्टिकली बोलूँ, जैसे बिटकॉइन के लिए मैं 150 के बोल रहा हूँ, तो इथेरियम के लिए 12,000 होगा लास्ट कैंडल। फिर इथेरियम की भी है वो 15 से 20,000 तक भी जा सकती है, पर 12,000 शुड भी 12,000 वो पॉइंट होगा जहाँ पे मैं अपनी कैपिटल प्लस कुछ प्रॉफिट्स निकालूंगा और बाकी मैं अपना मून बैग छोड़ दूंगा इथेरियम में। बट वो है, बट 4,000-8,000 तो मुझे लग रहा है कि इज वेरी प्रैक्टिकल, इज वेरी सेफ एज वेल, कंपैरेटिवली। सबसे ज़्यादा अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 2x के लिए मैं बोलूँ तो वो इथेरियम ही है इस टाइम पे। मैं सिंस भी बहुत बार बोलती हूँ, बट क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरा इस चीज़ पे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में वो रेसिप्रोकेट क्यों नहीं हो रहा अभी। क्या पता इस पॉडकास्ट के बाद हो जाए। नहीं अभी हमारे व्यूअरशिप अभी इतनी है नहीं, तो आई डोंट थिंक कि ये फिनोमिना आएगा हमारे पॉडकास्ट की वजह से, बट यू नेवर नो। ओके, सो अब इथेरियम, अगर मैं इथेरियम के अलावा अगर मैं बोलूँ तो डू यू सी एनी अदर अंडर वैल्यूड L1 वही प्रोग्रामेबल मनी वाला जो है? प्रोग्रामेबल मनी में तो आई डोंट सी एनीथिंग, बट एक डिस्टेंट फ्यूचर में अगर L1 बोलना हो मुझे, तो मेरे को इट वुड बी Monero, बिकॉज मुझे लगता है कि जो CBDCs और इस पूरी रैली में जो CBDCs और वो होगा, और लास्ट रैली में भी देखो प्रिवेसी की रैली नहीं आई 2021 वाली में भी, तो मेरे को लगता है कि प्रिवेसी एज अ डिपार्टमेंट तो डेड नहीं होएगा, तो Monero वुड बी बेट। बट Monero ऐसा कि लॉन्ग टर्म की बेट है थोड़ी सी, कि उतना अभी, क्योंकि अभी फोकस आया नहीं है मार्केट का, बट एक बड़ा इवेंट कुछ होगा तो शायद फोकस आ जाए। तो बट फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक बहुत बढ़िया है, एक यूनिक यूज़ केस है जो कोई और फुलफिल नहीं करता। मेरे को लग रहा है प्रिवेसी कॉइन्स पे हमें अलग से ही करना चाहिए पॉडकास्ट। यहाँ पे L1 की बात हो रही थी, तो Monero इज आल्सो एन L1 और प्रूफ ऑफ वर्क है, तो मैंने इसलिए मेंशन कर दिया। तो वो है, तो बड़ा अलग से भी कर सकते हैं प्रिवेसी कॉइन्स पे। एंड इथेरियम के बाद अगर कोई प्रोग्रामेबल L1 हो, जो मुझे लगता हो कि देखो अगर आप बोलोगे यूज़ केस, तो यार ICP का भी है ना, मुझे आई टू प्लग इट, ICP का भी है, सोलाना का भी है, पोल्काडॉट का भी है, दीज आर ऑल गुड L1s।
ठीक है, पर मैं बोलूँ कि हम यहाँ पर प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो अगर मैं प्राइस एक्शन की बात ना करूँ, लेट्स अज्यूम कि वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स, कि काम कितना बढ़िया कर रही है कोई ब्लॉकचेन की। हाँ, कि हम जब बात कर रहे हैं कि भाई कि दुनिया बदली जाएगी, तो अभी भी L1s ने, मतलब अगर मैं प्रोग्रामेबल मनी की बात करूं या जिन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या कुछ भी है, जो भी यूज़ केस है, बिटकॉइन के अलावा या कुछ प्रीवियस कॉइन्स जैसे मोनेरो हैं, इनको अगर आप छोड़ दो तो रियल वर्ल्ड में कोई वो उतना इम्पैक्ट नहीं लेके आ पा रहे। तो अगर कोई है, अगर इनके अलावा या जिनका पोटेंशियल लगता है, तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो रियल वर्ल्ड में चेंज लेके आएंगे? मुझे टेक वाइज लगता है पोल्का डॉट इज डूइंग गुड वर्क, ICP इज डूइंग गुड वर्क। तो ये दो मुझे लगता है कि पर्सनली, और सोलाना ऑब्वियसली, क्योंकि सोलाना टेक पे उतना ना काम करके उन्होंने जो डीजेंस एक्टिवेट किए हैं वो बहुत नई चीज़ है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो अडॉप्शन के लिए अडॉप्शन में हेल्प करी है सोलाना ने, बहुत सोलाना करेगी। तो ये 3 आई वुड से के हैं बहुत अच्छा, बिकॉज पोल्काडॉट का पैरा चेंज, ICP का होल टेक इकोसिस्टम मेरे को लगता है अनपैरेलल है। कोई और जो सोल्यूशन ICP पे बन सकते हैं वो किसी और चेन पे बन ही नहीं सकते, बिकॉज वैसा कोई टेक है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ICP, पोल्काडॉट और सोलाना probably would be my 3 bets based on the technology again, not the pricing. Okay. Because pricing मुझे लगता है कि इनकी वैल्यूड और अंडर वैल्यूड अभी उतना क्लैरिटी नहीं है। Okay. कि विद रिस्पेक्ट टू इथीरियम, अब मैं सिंस दिस पॉडकास्ट, दिस टॉक इज अबाउट इथीरियम, तो मैं बोलूँगा कि विद रिस्पेक्ट टू इथीरियम अगर मुझे करना हो तो इथीरियम इज मोर वैल्यूएबल अभी। एंड हाउ डू यू सी, मतलब अगर मैं इथीरियम का बोलूँ, अगर ये जैसे इन टोटलिटी, अगर मैं ये रैली सीज़न की जो बात हो रही है कि अब 2025 है, थोड़ी सी शांति हो रखी है न्यू ईयर पे, ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा? या मिड रैली, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की, हमने याद है 93,000 पे था बिटकॉइन, मैंने बोला था कि अभी भी उतना ही है, अभी भी 93 to 95 यही चल रहा है। यही चल रहा था। मैंने बोला दिस इज अ गुड बाय जोन, आप यहाँ पे अपना ट्रांचेस में खरीदते रहो, नॉट अ कंसर्न। बिकॉज मेरे को लगता है ये मिड रैली वो है, जो भी लोग बेयर मार्केट चला रहे हैं दिस इज सेंसलेस, बिकॉज ये मेरे को लगता है मिड रैली करेक्शन है जो आनी ही थी, और ये करेक्शन कुछ दिन और कंटिन्यू रहेगी एंड देन द मार्केट विल बाउंस बैक। तो उसी पे ही है। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि जो पहली बुल मार्केट भी आई इससे पहले, जब हमने बिटकॉइन को भी 40,000 से ऑलमोस्ट 1,08,000 जाते हुए देखा, उसमें भी इथीरियम ने उतना परफॉर्म नहीं किया और जितना लोगों को एक्सपेक्टेड था ऑब्वियसली। पर एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि बट अब जो रैली आएगी उसमें इथीरियम will outperform and Ethereum will be one of the stars. Okay. And do you see 2025 the year of rally? हाँ, वो तो फॉर श्योर है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये ना हुआ तो फिर कुछ, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार कि समथिंग वेरी बैड हैज़ टू हैपन कि ये रैली ना आए। बैड एज इन क्या, मतलब अगर वो केसेस हों वैसे, अगर इफ आई हैव टू आस्क यू कि बैड केसेस होते कैसे हैं? जैसे कुछ मान लो कोरोना जैसे कुछ इरप्ट हो गया, या कोई मेजर इकोनॉमी फट गई, या US में कोई ऐसा डिस्टेबलाइजिंग मूवमेंट आ गया, या फिर Web3 में कोई मेजर हैक या बाइनेंस हैक हो जाए मान लो कल को, तो वो वैसे से ब्लैक स्वॉन इवेंट्स ही रोक सकते हैं रैली को 25 में। अगर मैं जेनरिक देखूं तो आने, और ये वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आप मेरे से बोलोगे कितने % प्रोबेबिलिटी है, तो मैं 90 बोलूँगा, जो 10 है वो यही सब केसेस हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़े ब्लैक स्वॉन इवेंट्स ही हैं सारे, और ये सिर्फ Web3 को नहीं लाएंगे, ये एंटायर इकोनॉमी को ही लाएंगे। हाँ, मतलब इवेंट्स ऐसे से जो एंटायर इकोनॉमी को ही खत्म कर दे, राइट। तो वो वैसे से अदरवाइज स्टार्स आर अलाइंड मेरे को लगता है। चलो, एंड उम्मीद करते हैं 2025 कम्स आउट टू बी द वन ऑफ द ग्रेट ईयर्स फॉर Web3 इंडस्ट्री, बोथ इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, है ना, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट आता है Web3 में, वो नॉट बिकॉज ऑफ इनोवेशन बट मोर बिकॉज ऑफ प्राइसिंग एंगल जो है वो ज़्यादा आता है, राइट। एंड डू यू सी कि जैसे AI है, AI में पीपल आर मोर फैसिनेटेड अबाउट यूज केस, नॉट अबाउट कि उस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है या कुछ है। ये Web3 में होते हुए देखोगे कभी रिसेंट में कि भाई कि Web3 का प्रोडक्ट इतना ज़्यादा एंटाइजिंग है कि पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट, नो डाउट। जैसे बिटकॉइन ने वो केस बना लिया अपना, नहीं वर्चुअल्स ने बना लिया ना यार रिसेंटली। मेरे को वर्चुअल्स एक लौता ऐसा केस लगता है यार कि वर्चुअल्स ने AI का कितना बढ़िया इकोसिस्टम बना लिया।
कि वर्चुअल्स खुद भी फटा और साथ में अपने इकोसिस्टम कॉइन्स कितने फट रहे हैं, और वर्चुअल आई गेस एज ऑफ नाउ टॉप 50 प्रोजेक्ट हो गया है। ओके तो वो वर्चुअल्स ने एआई में कर ही लिया, और मेरे को लगता है यार मेजर कॉइन है, वर्चुअल्स विल बी टॉप 20 कॉइन फॉर श्योर। और तो वर्चुअल इज़ अ गुड, मतलब वो एआई में बनी रही है वो वर्चुअल्स के थ्रू बात। और अगर मैं स्टार प्रोजेक्ट ऑफ एआई बोलूँ Web3 में, वो वर्चुअल्स है। इथीरियम की अगर आप देखोगे, सबसे पहले इथीरियम की लेवरेज बेट्स भी उठनी शुरू होंगी अभी, जैसे पेपे हो गया, शिबा इनू, लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात भी करी है। तो वी विल सी ऑल दिस फिनोमिना हैपनिंग ओके वेरी सून। चलो, और ट्रस्टिंग की भाई कि ये ऐसे स्टार्स अलाइन हो जाएं एंड वी गेट दीज रैलीज इन 2025, सो वी एंड आवर 2024 विद दिस पॉडकास्ट। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो वी कैन डिस्कस एंड वी विल डिस्कस ओवर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मार्केट में आफ्टर लाइक यू कैन से आफ्टर 4-5 जनवरी यू विल सी थिंग्स हैपनिंग, बिकॉज अभी सभी लोग छुट्टी पे हैं Web3 में। सो इसीलिए थोड़ा सा माहौल भी थोड़ा सा शांत है कंपैरेटिवली। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वो चकाचौंध की जो Web3 की दुनिया है उसके बारे में बात करने के लिए। सो थैंक यू सो मच बंदुल फॉर ज्वाइनिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू ईयर। सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू लितेश, सेम टू यू। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, एंड आपके भी अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर यू कैन आस्क अस ऑन कमेंट सेक्शन या और ऑन इंस्टाग्राम, और भी कुछ भी आपके डाउट्स हैं वी विल मेक श्योर, बिकॉज अभी वी हैव वेरी लेस व्यूवरशिप, सो अभी कुछ क्वेश्चंस पूछोगे तो वी विल डेफिनेटली गेट देम आंसर्ड फ्रॉम बंदुल। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।